Assalamualaikum and good morning. I am here with lecture number 6. So students, इससे पहले का जो टॉपिक है वो हमने उसमें प्रिपरेशन ऑफ इथेन करा था. ठीक है, हमने किस किस मेथड के ज़रिए किया था. हमने उसको रिडक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड, ठीक है, और उसके भी हमने दो मेथड्स इसमें पढ़े थे, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, और नेसेंट हाइड्रोजन के अलावा हमने उसमें कैटालिटिक रिडक्शन के थ्रू भी किया था. ठीक है, उसके अलावा आपने उसमें इथेन प्रिपेयर किया था बाय द हेल्प ऑफ ग्रिजनॉल्ड रीजन. ग्रिजनॉल्ड रीजन के अंदर भी आपने 5 डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे. नंबर 1 वॉज हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, आपने उसमें ग्रिजनॉल्ड रीजन यानी इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाया था वाटर के साथ, और इस वे में आपने इथेन प्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट आपने उसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया था. फिर आपने मिथाइलामीन, मिथाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करवाया था, एंड अमोनिया के साथ भी रिएक्ट करवाया था. तो इन पांचों मेथड से, पांचों तरीक़ों से आपको इथेन हासिल हुआ था, यानी कि आपने एज अ प्रोडक्ट इथेन को प्रोड्यूस करवाया था. ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नंबर 3 रिएक्शन था वो था वुड्स रिएक्शन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो हमेशा जो है ऑल्टरनेट ईयर्स में ज़रूर वो क्वेश्चन आता है. ठीक है, और उसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल भी बता दी थी कि किस तरह से आपको अगर अदर देन इथेन कोई भी अल्कीन प्रोडक्शन आ जाए, ठीक है, तो आपने किस तरह से उसका अल्काइल ग्रुप के हेल्प लेकर आपने वो प्रोड्यूस करवा देना है. ठीक है, अच्छा जी, वुड्स रिएक्शन से नेक्स्ट जो आपके पास था वो हाइड्रोजनेशन के 2 रिएक्शन थे, एक इथीन का और एक इथाइन का. ठीक है, तो इन तमाम मेथड्स के थ्रू, इन तमाम रिएक्शंस में आपने क्या किया था, आपने प्रिपेयर किया था इथेन को. ठीक है, विच इज़ द सेकंड मेंबर ऑफ द अल्केन फैमिली. ठीक है, तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सम ऑफ द यूजेस ऑफ इथेन की बात करेंगे. ठीक है, इस लेक्चर में तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आई हैव मेंशन ओवर द बोर्ड. जब आप इथेन को ऑब्जर्व करते हैं तो पहले आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसमें फिजिकली दिखेंगी. एक तो ये कि वो कलरलेस है, ठीक है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट वो गैशियस फॉर्म में होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही जो है कम है, डेट इज़ -89 सेंटीग्रेड. ठीक है, और उसके अलावा ये है कि वो लाइक मीथेन, वो भी क्या है, वो स्पेरिंगली सोलूबल है वाटर में. ठीक है, तो इसके पीछे जो रीज़न था मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया होगा कि क्यों वाटर के साथ वो मिसिबल नहीं है, क्यों वो स्पेरिंगली सोलूबल है, क्यों उसका माइन्यूट अमाउंट सोलूबल होता है. तो रीज़न इज़ के लाइक डिसॉल्व्स लाइक water is a polar solvent. Water is having the polar bonds, while in alkene you can see that they are hydrocarbons. There is carbon and hydrogen, and both the atoms are having equal electronegativity power. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस, जो पोलैरिटी क्रिएट करता है, ठीक है, जो बॉन्ड में को आप कह रहे हैं कि आयनिक स्ट्रेंथ देता है, वो यहाँ पे मिसिंग है. ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन दोनों की मैंने बताया था मीथेन के केस में कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 2.2 2.1 ही होती है. तो ऐसे इतना बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होता कि ये जो बॉन्ड है इन दोनों के दरमियान ये पोलर हो जाए, यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे ये एग्जिस्ट कर रही है, वो कोई भी एक एटम अपनी तरफ ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच ले. ठीक है, तो इसके केस में ऐसा नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे पोल्स क्रिएट नहीं होते. लेकिन अगर आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर में आपके पास एज दिस ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सो दिस इज मोर पावरफुल या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन, एंड दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है, जो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड है एटम्स के, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो टुवर्ड्स द ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, पार्शली नेगेटिव हो जाएगा, और उसके साथ हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से ये पोल्स क्रिएट हो जाएंगे. तो वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट. Water will tend to dissolve all the polar substances in it easily. तो पोलर ही चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवाएगी, अपने अंदर डिसॉल्व करवाएगी. तो ये क्योंकि नॉन पोलर की कैटेगरी में आते हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ ज़्यादा मिसिबल होंगे, ज़्यादा सोलूबल होंगे. तो वाटर में इसकी सोलूबिलिटी बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही स्पेरिंगली सोलूबल है ये. ठीक है, इतना सोलूबलाइज नहीं होता.
अच्छा जी, यूजेस की बात करते हैं तो यूजेस में ये मीथेन के साथ एज अ फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है। किसकी हम बात करें, इथेन की, ठीक है ना। तो ये मीथेन के साथ मिक्स होके इथेन क्या करता है, एज अ फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसके रिएक्शंस देखते हैं तो उसमें क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करवाता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं इसके, तो ये क्या करता है कि इसका में जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट भी इफेक्टिव होती है, उसको हम फर्दर रिएक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर प्रोसेसेस में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके यूजेस में यही है कि जब आप इसको बर्न करेंगे, जब इसकी कंबस्शन कर रहे होंगे तो वो क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है, तो वहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी जिसको आप फर्दर यूटिलाइज कर लेंगे उस हीट एनर्जी को, ठीक है। और ये फ्यूल के तौर पे भी यूज़ हो रहा है, मीथेन के साथ मिल के मिक्स हो गए। अच्छा जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, इसकी रिएक्शंस के अंदर क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे 2 मेन रिएक्शन है। नंबर 1 इज़ कंबस्शन एंड द अदर इज़ हैलोजिनेशन। पहले करते हैं कंबस्शन की बात। तो कंबस्शन में यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशंस लिखी हैं। एक में प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो वो पूरा कंबस्ट हो जाएगा, कंबस्शन पूरी मुकम्मल होगी और पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन मतलब कि इथेन पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम में, और साथ क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो हीट भी बनेगी, ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि एक्सोथर्मिक में हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट। तो जब वो एक लेस एनर्जी साइड पे जा रहे हैं तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो क्योंकि उनको नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो एक्सक्रीट आउट कर देंगे, ठीक है, वो उसको गिव अवे कर देंगे तो रिलीज़ हो जाएगी। तो इसलिए ये हीट एनर्जी यहाँ पे इन केसेस में रिलीज़ हो रही है सॉरी। नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई क्या होगी, इसकी सप्लाई डेफिशिएंट होगी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। तो लिमिटेड सप्लाई अगर होगी तो वही चीज़ बर्न तो हो रही है लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, डाइऑक्साइड की जगह मोनोऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया कंबस्शन। उसके बाद जो है ये इथेन जो आपका होता है ये काफ़ी सारी चीज़ों के साथ अनरिएक्टिव होता है, ठीक है। अगेन बात वही पोलैरिटी की होगी जो इससे पहले हमने डिस्कस की है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता दिया गया है कि कार्बन और कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हैं, वो नॉन पोलर हैं। तो जितने भी हमारे पास रीजन्स आते हैं जो पोलर होते हैं उनको कोई ख़ास रिएक्टिव साइड इथेन में नहीं मिलती जहाँ पे वो जाके रिएक्ट करें ड्यू टू द नॉन पोलैरिटी ऑफ इथेन, ठीक है। तो इस वजह से पोलर रीजन जो है इसके साथ इतना आम कंडीशंस के ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाते। हाँ, आप स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करो, ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर वगैरह जो है प्रेशर वगैरह अप्लाई करो तो उसके ज़रिए आप उसको ट्रीट करवा सकते हो, लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशंस में ये आमतौर पे रिएक्ट नहीं करते। किस किस से रिएक्ट नहीं करते, कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, एसिड बेस, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिख दिए हैं, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। एंड द नंबर 2 रिएक्शन जो है आपके पास दैट इज़ हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन जो है आपके पास एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप है, ठीक है। ये एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड के ज़रिए हैलोजिनेशन हो रही है। मीथेन पे जिस तरह से हमने करवाई थी एग्जैक्टली उसी वे में होगी, यानी आपका जो हाइड्रोजन होगा कार्बन के साथ अटैच वो क्या करेगा, वो यहाँ से रिप्लेस होके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके वहाँ पे हैलोजन की एडिशन कराता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि हाइड्रोजन रिप्लेस बाय एक्स, हाइड्रोजन इज़ रिप्लेस बाय एक्स, यानी कि एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। एक्स क्या है, एक्स जो है यहाँ पे हैलोजन ग्रुप्स हैं। हैलोजन में आपके पास क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ETC, ठीक है। तो ये फ्लोरीन वगैरह ये एग्जांपल्स यहीं आ जाती हैं, ठीक है। तो हैलोजिनेशन तो आपको पता चल गया कि एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है जिसमें आप हैलोजन ग्रुप रिप्लेस कर हाइड्रोजन को करवा के हैलोजन ग्रुप को ऐड करवाएंगे, ठीक है, सब्सटीट्यूट करवाएंगे। अब वो इथेन में कैसे होगा, देखिए इथेन में क्योंकि 6 हाइड्रोजन है, मीथेन में सिर्फ 4 हाइड्रोजन थे, फिर भी आपको हैलोजिनेशन के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिली हैं। आपको मोनोक्लोरोमीथेन मिला, डाइक्लोरोमीथेन मिला,
ट्राईक्लोरोमीथेन एंड देन टेट्राक्लोरोमीथेन, यानी कि क्लोरोफॉर्म और CCl4। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिल रही हैं। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे उतनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस यहाँ पे हैं। यानी इथेन के हेलोजिनेशन कराते वक्त आपको मज़ीद जो है यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स और ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको आइसोमर्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन पे अटैचमेंट हो रही है, तो आपको 1 कार्बन के ऊपर या 2 कार्बन के ऊपर इस तरह से डिफरेंट तरह के क्लोरो इथेन्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीनेशन ही करवाऊँ तो क्या होगा कि यहाँ से कोई भी एक हाइड्रोजन, ठीक है, इसको आप ओपन करके लिख लेते हैं। लेट्स सपोज ये CH3 है, ठीक है, और ये Cl2 है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, Cl2। अच्छा जी, तो ये क्या होगा कि कोई भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे ये रिप्लेस करवा देगा। ये बॉन्ड लेट सपोज यहाँ से ब्रेक हुई, ठीक है, और ये जो क्लोरीन है इसने क्या किया, इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ली, ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगी एंड ये कार्बन फिर अटैक करेगा सेकंड क्लोरीन को, ठीक है। तो क्लोरीन वहाँ पे जहाँ से हाइड्रोजन हटा था वहाँ पे लग जाएगा, कैसे, CH3 CH2, ठीक है, और पहले CH3 थे, एक हाइड्रोजन हट गया तो ये CH2 हो गया और साथ में एक Cl लग गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड, यानी आपको एक प्रोडक्ट क्या मिल गया है, इथाइल क्लोराइड, या आप इसको कह सकते हो क्लोरो इथेन, ठीक है। दोनों तरह से आप इसकी नेमिंग कर सकते हो, क्लोरो इथेन, ठीक है। अभी तो एक ही आपके पास हैलोजन ग्रुप लगा है, तो आप यहाँ पे नंबरिंग 1 2 करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी साइड जिस पे हैलोजन पहला लगेगा वो 1 हो जाएगी। अगर मैं Cl इस पर अटैच करवा देती तो ये 1 हो जाता ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा जी, तो जिसने H लिया था वो क्या बन रहा है, साथ में वो HCl बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसके ऊपर फर्दर हैलोजिनेशन कराएं, मज़ीद कोई हाइड्रोजन रिप्लेस करवाएं, तो हमारे पास 2 केसेस होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CH3, ठीक है, और इस पे CH2 और एक Cl लग चुका है, ठीक है ना, ये है क्लोरोइथेन। अब दोबारा अगर आप इसके साथ क्लोरीन मोलिक्यूल का रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं कि ये जो क्लोरीन है, लेट सपोज अगर हम इसको पार्शली नेगेटिव और इस पार्ट को पार्शली पॉजिटिव कंसीडर कर लें, ठीक है, तो ये नेगेटिव पार्ट इज़ गोइंग टू अटैक आइदर ऑन दिस हाइड्रोजन, ठीक है, और ये भी हो सकता है इसकी मर्जी है कि ये इस कार्बन के हाइड्रोजन को अप्रोच करना चाहे, ठीक है। दोनों केसेस हो सकते हैं ना, कि ये इस हाइड्रोजन को भी ले या फिर वो इस हाइड्रोजन को ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की प्रोडक्ट्स बनेंगी। अगर तो ये इस हाइड्रोजन को लेता है, मैं इसको नाम दे रही हूँ A और इसको मैं नाम दे रही हूँ B, ठीक है। तो एक ही केस में हमारे पास क्या होगा कि अगर वो इस हाइड्रोजन को ले रहा है तो ये CH3 ही रहेगा और ये C, ठीक है, Cl और H, ठीक है। अब 1 के ऊपर ही दोनों क्लोरीन अटैच हुए हैं, तो ये डाइक्लोरो, 1 इसे लिखना जरूरी नहीं है, 1 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास प्लस HCl, क्योंकि वो H ले रहा है तो HCl बनेगा, लेकिन अगर आपके पास ये क्लोरीन यहाँ के बजाय यहाँ अटैक करे, ठीक है, तो आपके पास जो B है उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें आपके पास CH2, यहाँ पे एक Cl अटैच हो जाएगा और इसमें पहले से Cl अटैच था, ठीक है। सही है, तो अब यहाँ पे नंबरिंग करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि 2 अलग अलग कार्बन के ऊपर हैलोजन ग्रुप, हैलोजन एटम लग चुका है। तो अब यहाँ पे आप 1 और 2 दोनों को मेंशन करेंगे। तो ये क्या बन चुका है, 1 2 डाइक्लोरो, ठीक है, 1 2 डाइक्लोरोइथेन, सही है। तो पहले आपके पास 1 डाइक्लोरोइथेन था, ठीक है, 1 1 डाइक्लोरोइथेन, यहाँ पे 1 पे 2 लगे हैं तो हम 2 बार जो है नंबर रिपीट करेंगे, और 1 2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको आइसोमर्स शो हो रहे हैं, सही है।
तो इसी तरह से अगर इसको फर्दर प्रोसीड करवा लें तो डाइक्लोरो से ट्राइक्लोरो पे जा सकता है, ठीक है, टेट्राक्लोरो पे जा सकता है। तो फर्दर क्या होगी, हेलोजनेशन होती रहेगी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे जैसे जैसे हाइड्रोजन रिप्लेस होते रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, यूजेस के बारे में पढ़ा, कंबस्टन यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी एंड अनदर केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि आपका हेलोजनेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।